दोस्तों दाल पानिया खा लिया है, बाहर निकल आया होटल के और पीछे आपको चारों ओर फॉग दिखाई दे रहा है। एक और फॉग वाली जगह लेकर चलता हूँ आपको मैं। मालवा में इतने नीचे फॉग को देखना, बादलों को देखना सिर्फ मांडव में संभव है। दोस्तों इस तरह से मांडव में आपको रोड पर फॉग नज़र आने लगता है। आप दूर से देखिए तो आपको विजिबिलिटी बेहद कम हो चुकी है। गाड़ियाँ दिन के 4 बज रहे हैं और लाइट जलाकर आ रही है। सामने दूर बस आ रही है लेकिन आपको दिखाई नहीं देगी क्योंकि इस समय फॉग है। साउंड सुनाई आया है और अब ये पास में आने पर आपको ये बस दिखाई दे रही है तो विजिबिलिटी एकदम कम हो जाती है। सामने आप वहाँ देखिए पेड़ के नीचे केवल कुछ लाइटें दिखाई दे रही है लेकिन आगे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। ये मांडव है और ये मांडव की खूबसूरती। सड़कों पर कोहरा, घना कोहरा। ये सामने जामी मस्जिद है जो पूरी कोहरे में पूरी तरह से ढक चुकी है। रोड पर चारों ओर फॉग ही फॉग दिखाई दे रहा है। सामने देखिए आप, विजिबिलिटी एकदम ज़ीरो हो चुकी है। दिन में मोटरसाइकिल लाइट जलाकर आ रही है। मैं आपको सनसेट पॉइंट पर और एक बार लेकर चलता हूँ। मांडव इस नज़ारे के लिए भी जाना जाता है, इसीलिए मैंने आपसे हमेशा कहा है कि यदि मांडव आना हो तो मानसून में आइए। जामी मस्जिद की ये जो टूटी हुई वॉल है वो आपको पूरी तरह से फॉग में कवर्ड दिखाई दे रही है। इधर सामने आपको रोड पर कुछ नज़र नहीं आएगा, इधर भी दूर तक आपको सिवाय धुएं के कुछ नज़र नहीं आएगा। दोस्तों ये जो पेड़ दिखाई दे रहा है इसे मैं इसलिए शूट कर रहा हूँ क्योंकि यह मांडव का फेमस खुरासानी इमली है। आप इसकी शाखाओं पर देखिए, अभी आपको छोटी छोटी इमलियाँ दिखाई दे रही होंगी। छोटी तो नहीं, वो बड़ी है, लेकिन यह चूँकि डिस्टेंस है तो उस वजह से आपको छोटी दिखाई दे रही होगी। और इसे बड़े साइज में मैं किसी दुकानदार के पास भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन चूँकि मुझे सामने पेड़ दिख गया था इसलिए मैंने कहा कि शूट कर लूँ आपके लिए। तो मांडव में 4 चीज़ें जो कि नेचुरल है, काफ़ी फेमस है। खुरासानी इमली, मांडव का सीताफल, मांडव की खिरनी। चौथी चीज़ जिसे मैं कहूँ कि वो पेड़ों पर तो नहीं उगती है लेकिन यहाँ का दाल पानिया जो कि खाकरे के पत्ते में स्पेशली बनाया जाता है। उसकी प्रोसेस क्या होगी वो जब मैं कल यहाँ का फूड कवर करूँगा तब आपको बताऊँगा। इस खुरासानी इमली की ये खासियत है कि इसे अफ़गान शासन के समय खुरासान से लाया गया था और बेहद कम ऐसी जगह होती जहाँ पर यह पनप पाती है। तो मांडव में है, एक दूसरा यह गुजरात में पाई जाती है, तीसरा ग्वालियर के आसपास मिलती है और चौथा गोरखपुर में मिलती है। इस तरह से यह खुरासानी इमली है। इसे बाब बाव भी कहते हैं इंग्लिश में और यह खट्टी मीठी होती है। तो ये मांडव की एक विशिष्ट पहचान है। दोस्तों जिस खुरासानी इमली के बारे में का जो पेड़ था वो मैंने आपको दिखाया था, वो फ़िलहाल मैं जहाज महल के बाहर खड़ा हूँ और ये वो खुरासानी इमली है जो मिस्र के बादशाह ने, जो उस समय के अफ़गान शासक हुए यहाँ पे, उसका जो बीज था वो यहाँ के शासक को दिया था और यहाँ पर मांडव में इस तरह के पेड़ लगाए गए थे। तब से यह मांडव की खासियत बन चुकी है। मांडव की इमली, इसे मांडव की इमली भी कहते हैं और खुरासानी इमली भी कहते हैं। इसके रेट की बात करें तो अभी मुझे यहाँ पर जो संचालक है उन्होंने इसका 60 रुपये बताया है और जो छोटी वाली इमली है या 50 रुपये में 2 बता रहे हैं। इसके साथ ही आप यहाँ पर सूखे हुए बेर और इस तरह की चीज़ों का भी मज़ा ले सकते हैं। और ये जो पैकेट है
इस इमली को इस तरह से फोड़ के इसके अंदर का जो फल होता है वो इस तरह की छोटी पॉलीथीन में पैक कर लिया जाता है। तो कितने का होता है ये? हाँ, 10 रुपये। खड़े हुए हैं बेसिकली शॉप पे, ये गुड़िया बैठी हुई है। और ये जो इस तरह की जो पैकेट में आता है ये इमली 10 रुपये की होती, खट्टी मिट्टी होती है और इसके आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज़ भी है। तो आप इसे टेस्ट करिए, ये मांडव की खासियत है। तो रोड पर दूर दूर तक फैला हुआ क्या कोहरा, आगे कुछ नज़र नहीं आता है। 10-20 मीटर की दृश्यता भी कम हो जाती है। इस समय थोड़ा सा ध्यान भी रखिए, स्पेशली टर्न्स पर, क्योंकि घना कोहरा होने से विजिबिलिटी कम हो जाती है। मैं आगे सनसेट पॉइंट की ओर बढ़ रहा हूँ, तो मुझे भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे जैसे उसके आप पास पहुंच जाते हैं क्लियर हो जाता है, लेकिन जब दूर से देखते हैं, आप पीछे देखिए, पीछे जामी मस्जिद कहीं से कहीं तक नज़र नहीं आ रही। और ऐसे ही आगे जहाज महल का टर्न है आने वाला, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि आगे क्या है। सिर्फ चारों ओर कुदरत का हसीन नज़ारा है, जिससे मन करता है कि बस आप अपने कैमरे में कैद करते चले जाइए। तो ये सामने सनसेट पॉइंट की वैली जो पूरी तरह से फॉग में लिपटी हुई है। इस समय आई थिंक शायद ही कोई ऐसा मोन्यूमेंट्स हो जहाँ पर ये फॉग ना आया हो। हर जगह ये फॉग आ गया होगा। ये लोहानी गुफा वाला एरिया है। दोस्तों सनसेट पॉइंट पर हूँ। यहाँ आपको लाल पत्थर तक तो विजिबिलिटी दिखाई दे रही है, उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ने पर कोई विजिबिलिटी नहीं है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। और ठीक इसी तरह ये सामने सनसेट पॉइंट का गेट है और आगे वैली में दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ फॉग और नेचर के खूबसूरती, कुदरत के हसीन नज़ारे, इसके अलावा कुछ भी नहीं। आई थिंक यहाँ इतना फॉग आ चुका है। सामने वो उधर रेस्ट हाउस था ग्राम पंचायत का, जो कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इस वैली में चारों तरफ धुआं ही धुआं, फॉग ही फॉग। ऐसे ही इसे सिटी ऑफ जॉय नहीं कहते हैं, ऐसे ही इसे आनंद नगरी नहीं कहा गया, ऐसे ही इसे प्रणय नगरी नहीं कहा गया। रानी रूपमती और बाज बहादुर की प्रणय गाथा की अनुगुंज यदि आप सुनने की कोशिश करेंगे तो आज भी आपको यहाँ महसूस हो जाएगी। ये सनसेट पॉइंट है और सामने वैली है, जिसका व्यू मैंने आपको करवाया है पिछले व्लॉग्स में। पूरी ग्रीन हुआ करती है, लेकिन अभी फिलहाल सिर्फ कोहरे की चादर लपेटे हुए हैं, कुछ भी नजर नहीं है, नथिंग। अनबिलीवेबल, ऑसम, एक्सप्रेस करने को वर्ड खत्म हो जाते हैं ऐसी जगह पर पहुंचने के बाद। चारों तरफ कोहरा कोहरा कोहरा। पीछे आपको कुछ लोग दिखाई भी दे रहे हैं, तो सिर्फ पुतलों की तरह दिखाई दे रहे हैं। विजिबिलिटी एकदम जीरो है और उसके यहाँ तक तो दिखाई दे रही है
जो केसरिया शर्ट पहने हैं उसके आगे जो बंदे खड़े हैं वो तो विलुप्त हो चुके हैं, वो बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहे हैं। हल्का सा एहसास हो रहा है वो वहाँ पर उनके मूवमेंट से। और दोस्तों मैं सिर्फ कि फॉग किस तरह से आता है ये दिखाने के लिए मैं एक बार फिर से आपको जहाज महल लाया हूँ। सामने जहाज महल बेहद हल्के रूप में दिखाई दे रहा है और सामने जो जल महल और शाही महल है वो दिखना पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। मुझे तालाब आपको ज़रूर दिखाई दे रहा है और ये वो जहाज महल का हिस्सा जो सबसे आगे का है, लेकिन वो भी बेहद हल्का सा दिखाई दे रहा है। तो मांडव के इस टूर पर दोस्तों बस इतना ही। मांडव की यादें मेरे दिल दिमाग और जहन में हमेशा बनी रहेंगी। यहाँ के हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, यहाँ की वादियाँ, यहाँ का फॉग, यहाँ का खाना और यहाँ की सारी खट्टी मिट्टी यादें, खुरासानी इमली से लेकर सीताफल तक, सब चीज़ मेरे दिल दिमाग में बरसों बरस ताज़ा रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि मेरा मांडव का यह सफ़र आपको पसंद आया होगा। यदि मेरा ये मांडव का सफ़र आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि अभी तक आप मेरे चैनल नोमेड लोकेश 99 पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगले कुछ सालों में ऐसी ही मज़ेदार जगहों पर यह सफ़र जारी रहेगा। और कुछ वन लाइनर में आपको समझाना चाहूँ तो ये कहूँगा कि मांडव आने के लिए सबसे बेस्ट टाइम 15 जुलाई से 15 फरवरी। मांडव में खाने के लिए आप यहाँ पर दाल पानी खाइए और साथ ही यहाँ का जो नॉनवेज होता है, यदि आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो यहाँ जो देशी मुर्गा होता है चिकन, वो भी बेहद अच्छा बनता है जो आपको यहाँ के लोकल ढाबों पर मिल जाएगा। आप उसे भी टेस्ट कर सकते हैं। यदि ठहरने की बात करूँ तो यहाँ पर एमपी टूरिज़्म की 2 होटलें हैं, एक मालवा रिट्रीट और दूसरा मालवा रिसोर्ट। आप उन जगहों पर ठहर सकते हैं। लोकेशन वाइज भी बेहद अच्छी हैं और कंफर्टेबल हैं। यदि आप बजट होटल की बात करें या बजट स्टे की बात करें तो यहाँ पर आपको राम मंदिर की और जैन मंदिर की 2 धर्मशालाएं मिल जाएंगी और साथ ही नगर पंचायत का एक रेस्ट हाउस है जो कि सनसेट पॉइंट के बगल में और जहाज महल के बगल से जिसका रास्ता जाता है वहाँ आप ठहर सकते हैं। ये बजट पैकेज है। और यदि आप थोड़ा सा एक्सक्लूसिव होना चाहते हैं तो फिर आप मालवा रिसोर्ट चले जाइए, आप मालवा रिट्रीट चले जाइए, आप रूपमती होटल में ठहर सकते हैं, आप जहाज महल में ठहर सकते हैं। तो ये कुछ अच्छी होटलें हैं जहाँ पर आप 1 या 2 नाइट का स्टे कर सकते हैं। और जो रूम का टैरिफ रहेगा वो अमूमन 2 से 5 हज़ार के बीच होता है। और जो बजट होटल्स हैं जो मैंने आपको बताई, धर्मशाला और नगर पंचायत का जो रेस्ट हाउस है वो 500 से 1000 रुपये के बीच में चार्ज करते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ ठहर सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन की बात करूँ तो यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन कमज़ोर है, आपको अपने ही 4 व्हीलर से आना होगा। और यदि आप एडवेंचर पसंद करते हैं तो आप अपने 2 व्हीलर से भी आ सकते हैं। बाकी मांडव की यदि दूसरी चीज़ों की बात करूं तो रानी रूपमती एरिया में ही सिर्फ आपको नेटवर्क नहीं मिलता, बाकी तो नेटवर्क अच्छा है। पावर का प्रॉब्लम पहले था लेकिन पावर की समस्या यानी कि बिजली की समस्या सॉल्व हो चुकी है। मांडव में लोकल लेवल पर पानी का प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ जितनी जल संरचनाएँ मैंने देखी हैं तो मुझे लगता है कि यदि उन जल संरचनाओं का सही इस्तेमाल कर लिया जाए तो नर्मदा के पानी को यहाँ तक लाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जब उस ज़माने में इतना अच्छा वाटर फिल्टर सिस्टम था तो आज इतनी उन्नत टेक्नोलॉजी के दौर में यहाँ जो पानी के संसाधन हैं उन्हें इस्तेमाल करके और अच्छे फिल्टर प्लांट के थ्रू यहाँ पर पानी की सप्लाई को निर्विरोध जारी रखा जा सकता है। तो ये थी कुछ इस तरह से मांडव ट्रिप से जुड़ी हुई सारी बातें। उम्मीद करूँगा कि आपको ये ज़रूर पसंद आया होगा। तो फिर से एक बार कहूँगा कि अमित जी कहते हैं कि कुछ दिन गुजारिए गुजरात में, तो मैं कहूँगा चूँकि मैं मालवा का हूँ, मैं चूँकि धार से हूँ, मैं चूँकि इंदौर से हूँ, तो मैं कहूँगा कि कुछ दिन गुजारिए मध्य प्रदेश में और कुछ दिन गुजारिए हमारे मालवा में।